नमस्कार देवियों, सुनो भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मजेदार शो में जिसका नाम है कौन बनेगा ट्राइब्स नोमैड्स एंड सेटल्स कम्युनिटीज का चैंपियन। तो भाई क्या है कि कैसे हो आप सब। देखिए, मजाक की बात तो और है, लेकिन सही बात तो ये है कि भाई मैं वापस से आ चुका हूँ आपको यार आपके साथ कुछ बात करने में, कुछ डिस्कशन करने में, कुछ मजेदार गुफ्तगू करने के लिए। कहाँ भाई? आपके अपने जबरदस्त वाले प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। तो भैया लोग, आज अपन क्या करने वाले हैं? आज हम बहुत सारी मस्ती वाली बातें करने वाले हैं। देखो, पिछली कहानी में मैंने आपसे बहुत कुछ पूछा था भाई। है, मैंने आपसे पूछा था कि लोग जो हैं वो किससे ट्रैवल करते हैं, एयरवेज से, रोडवेज से, रेलवे से, या फिर वाटरवेज से, या फिर करते ही नहीं क्योंकि उनको नींद आ जाती है। तो भाई इस तरीके के बहुत सारे सवाल हम लोग करते रहते हैं, बातचीतें हम लोग करते रहते हैं कि नहीं। चले जी, तो आज भी कुछ ऐसे ही बात करूंगा मैं आपसे। आज भी कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में बात करूंगा, कुछ सिटीज के बारे में बात करूंगा, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज के बारे में बात करूंगा जिसने समाज की बनाई हुई रीति रिवाजों को माना नहीं, ठुकरा दिया है ना। ठुकरा करके रीति रिवाज उन्होंने जो था अपना एक जबरदस्त वाला किंगडम बनाया। राइट, तो मैं बात कर रहा हूं हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज की, नोमैडिक कम्युनिटीज की, अहोम्स की और गोंड्स की। चलो भैया लोग, शुरुआत की जाए मजेदार तरीके से। चलिए, तो क्या है कि मेरे पास मेरा फ्रेंड है, इसके नाम है चीकू। इसके चीकू भाई को मीकू बड़ा पसंद है, यानी कि इसको ऐसे लड़ाई वड़ाई करना काफी पसंद है। ले आया हूं फिलहाल मैं इसको अपने साथ। तो अभी होता क्या है यार, देखो बहुत सिंपल सी बात है। जब आप समाज की बात करते हैं तो समाज का काम है कुछ ना कुछ बेकार कुछ करेगा ही करेगा। तो सोसाइटी में जो समाज के ऐसे लोग थे, खासकर अगर मैं बात करूं, लेटर वैदिक पीरियड से इस चीजों की शुरुआत होती है कि भाई सोसाइटी जो थी, चार अलग अलग वर्णों में, चार अलग अलग डिविजन्स में आपको दिखनी शुरू हो गई। राइट, मेनली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण यानी वो कि जो कि टेम्पल्स में, मंदिर में प्रार्थना वगैरह करते थे। क्षत्रियास वो जिनका काम था सोसाइटी को, समाज को प्रोटेक्ट करने का। वैश्य वो लोग थे जो भाई ट्रेडिंग वगैरह करते थे। और शूद्र वो लोग थे जिनको सफाई का काम जो था वो दिया जाता था, क्लीननेस वगैरह मेंटेन करने का जिनका टास्क था। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या थी कि भैया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कास्ट डिस्टिंक्शन इतने ज्यादा रिजिड हो गए कि लोगों के साथ भाई थोड़ा अच्छा व्यवहार होना जो था बिल्कुल समाज में बंद हो गया, खासकर हमारी शूद्र कम्युनिटीज के साथ। राइट, अब कुछ लोग ऐसे और थे, कुछ ग्रुप्स ऐसे और थे जिन्होंने समाज के बनाए हुए नियमों को नहीं माना और अपने तरीके से, अपने ट्रेडिशन से जिंदगी जीना स्टार्ट कर दी। तो ऐसे ग्रुप्स कहलाते हैं हमारे ट्राइब्स, और हिंदी में कहें तो हमारे कबीले। राइट, सो मेनी सोसाइटीज इन सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड दे केम टू बी कॉल्ड एज द ट्राइब्स। चलो और बातें जानते हैं इन ट्राइब्स के बारे में। बच्चे, जो अलग अलग ट्राइब्स के मेंबर्स थे, इनकी जो दिनचर्या थी, इनका जो जीवन था, वो अलग अलग एक्टिविटीज पे डिपेंड करता था। राइट, कुछ लोग ऐसे थे जो कि खेती बाड़ी करके जीवन चलाते थे, और कुछ लोग ऐसे थे भाई जो कि मतलब हंटिंग करके जानवरों वगैरह को मार पीट के उनका खाना वाना खाते थे, उनका फ्लैश खा के अपना जीवन चलाते थे, या फ्रूट्स वगैरह तोड़ लेते थे जंगलों से। तो इनका जीवन जंगलों के आसपास बच्चों काफी हद तक डिपेंड करता था। राइट, स्मार्ट लोग क्या करते थे कि दोनों चीजों को कंबाइन करके मजेदार तरीके से अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। राइट, जैसे कि ये क्या करते थे, अपने एक्टिविटीज यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी कंबाइन कर लेते थे, और हंटिंग एंड गैदरिंग को भी कंबाइन करके एक बेहतर यूजेज कर पाते थे नेचुरल रिसोर्सेस का। कुछ ट्राइब्स ऐसे भी थे बेटा जो आपके एक जगह से दूसरी जगह तो मूव किया करते थे, नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं। ये लोग क्या करते थे, बेहतर खाने की तलाश में, बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में, और अपने गाय भैंस जो साथ में लेके चल रहे हैं, भेड़ बकरियां, उनके लिए भी खाना ढूंढने के लिए इधर से उधर ये लोग मूव किया करते थे। तो इस तरीके से बच्चे इनका पूरा लाइवलीहुड सस्टेन करता था। अच्छा, अब क्या है, ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे, यानी इन ट्राइब्स के जो बड़े बड़े समूह थे, ये लोग लैंड को पैस्चर लैंड मतलब वो जमीन जहां पे गाय भैंस जो है अपना चारा वगैरह चरती हैं, वो जमीन और एग्रीकल्चर लैंड पे अपना कब्जा जमा के बैठते थे, अपना कंट्रोल करके रखते थे। और इन ग्रुप्स के अंदर जितनी भी ऐसी फैमिलीज होती थी, ट्राइबल फैमिलीज थी, उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको ये जमीनें वगैरह डिवाइड कर दी जाती थी। ठीक है, चलिए, और अगर मैं बात करूं बच्चों कि ये लोग कहाँ रहा करते थे, तो भाई ये लोग जनरली आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे जहां पे जंगल हैं, पहाड़ियां हैं, या फिर ऐसे एरिया से जहां तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अंडमान एंड निकोबार के सेंटिनल आइलैंड के बारे में आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा। सेंटिनल आइलैंड में बच्चे एक सेंटिनलीज ट्राइब रहता है, कबीला, ऐसे ही कम्युनिटी रहती है, जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल कम्युनिकेट करना नहीं चाहती। बहुत बार ट्राई किया गया कि उनसे बातचीत करने का ट्राई करें, लेकिन जब आप उनके पास जाते हो तो वो आपके ऊपर से तीर मारती है ना, कि आप दुम दबा के भागते हो, और वो तीर अगर आपके पीछे लग गया तो बेटा आप चल भी नहीं पाओगे।
इनफैक्ट एक फॉरेन टूरिस्ट की डेथ भी हो गई थी जो गया था उनसे दोस्ती करने, हौला बोलने, हाय बोलने, तो उन्होंने बोला ए जाए, हम तुमको नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा हाय। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो उन कम्युनिटीज को भारत सरकार ने भी अभी छेड़ना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं बनना चाहते हैं मॉडर्नाइज, वो नहीं कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं बाहरी दुनिया से, उनको वैसे ही जीने देते हैं, उनको खुश रहने देते हैं, राइट। ऐसे ही भारत के बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से हैं बच्चे भारत में, जहां पे आप अभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हो उन एरियाज को, बिकॉज वहां पे बहुत घने जंगल हैं, पहाड़ियां हैं, वहां तक पहुंचना थोड़ा काफी डिफिकल्ट है। तो जनरली आपको ट्राइब्स जो हैं ऐसी जगहों पे रहते हुए काफी ज्यादा मिलेंगे। इनफैक्ट कई बार जो है इनका इनका आमना सामना जो बाकी कास्ट थे समाज के उनके साथ भी हुआ, कई बार इनकी भिड़ंत भी हुई अपने अधिकारों को लेकर के, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी फ्रीडम को, अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखा है कहीं ना कहीं, राइट। और ये भी कहना गलत नहीं है कि बच्चे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ये आपस में डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए। अब ट्राइबल पीपल की अगर आप बात करते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं आपको हर रीजन में भारत के आपको ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, चाहे आप ईस्टर्न इंडिया जाइए, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जाइए, भारत के नॉर्दर्न पार्ट्स में आइए, आपको हर जगह जो है ना ट्राइब्स देखने को मिलेंगे फॉर श्योर, राइट। कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो कि बहुत पावरफुल हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पंजाब रीजन में जो खोखर जाट थे, खासकर पंजाब रीजन के आसपास, वो काफी फेमस थे, काफी इन्फ्लुएंशियल थे। इनके बाद में जो गाखड़ ट्राइब था वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। खासकर जो इनका चीफ था, जो इनका हेड था गाखड़ ट्राइब का, कमाल खान गाखर, उसको तो अकबर ने भाई अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदार भी बना दिया था। मनसबदार का रोल होता था कि जो मुगल्स है, मुगल राजा है, उनको नीट पढ़ने पे आर्मी को सप्लाई करना, और रिटर्न में उनको काफी बड़ी सी जमीन दी जाती थी जिसके टैक्सेस वगैरह वसूल करने का मनसबदारों का अधिकार होता था, राइट, या राइट होता था। मुल्तान और सिंध के रीजन में जो करंटली पाकिस्तान में आते हैं बच्चों, जो आपके लंघा ट्राइब थे, आरगुन ट्राइब थे, काफी ज्यादा डोमिनेट करते थे। हालांकि बाद में मुगलों ने आकर के इनकी पावर को काफी रिड्यूस कर दिया, काफी कम कर दिया था, राइट। बलूचिस्तान, बच्चे जब आप बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान फिलहाल करेंटली तो पाकिस्तान के कंट्रोल में आता है, लेकिन बलूची ट्राइब्स एक जमाने में बहुत पावरफुल ट्राइब्स हुआ करते थे, राइट। हालांकि अभी बलूचिस्तान की हालत काफी खस्ता है, काफी खराब है ना, क्योंकि भाई पाकिस्तान बहुत ज्यादा राइट्स उनको नहीं देता और वो लोग लड़ रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, अपने अधिकारों के लिए। बट बलूची जो ट्राइब था एक जमाने में बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल हुआ करता था। एंड ये जो बलूची थे बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। एक बड़ा सा ट्राइबल ग्रुप है, इसने क्या किया, अपने पूरे एक ट्राइबल समाज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये जो छोटे पार्ट्स हैं आपके कहलाते हैं क्लैंस। बिल्कुल जैसे भारत, बड़ा सा भारत देश हमारा अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है, स्टेट्स के अपने अपने चीफ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल वैसे ही भाई, वैसे ही इन छोटे छोटे क्लैंस के अपने चीफ हुआ करते थे। वेस्टर्न हिमालय की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वेस्टर्न हिमालय में आपको शेपर्ड मिल जाएंगे, शेपर्ड ट्राइब ऑफ गद्दी, इवन गद्दी शेपर्ड्स आज भी हैं बेटा, आज भी आपको गद्दी शेपर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको काफी कॉमन मिलेंगे, कश्मीर वगैरह के अंदर आपको कॉमन मिलेंगे। गद्दी शेपर्ड्स हो गए, गुज्जर बकरवाल्स हो गए, तो ये लोग भेड़ें चराते हैं, जनरली शीप होती है इनके पास, शीप को चरा करके उसका ऊल वगैरह बेच के अपना जीवन ये बढ़िया तरीके से चलाते हैं, राइट। एंड सिमिलरली अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न भारत की बात करेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट में नागा ट्राइब मिल जाएगा, अहोम ट्राइब मिल जाएंगे आसाम वगैरह वाले एरिया में, और बहुत सारे मणिपुर, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ की जो पॉपुलेशन है जनरली बच्चे वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो आपको बहुत सारे ट्राइब्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए आगे अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर हम बात करें बिहार और झारखंड की भी, प्रेजेंट डे एरियाज ऑफ बिहार एंड झारखंड, तो जो चेरो ट्राइब है, चेरो ट्राइब, ये काफी इंपॉर्टेंट था भाई 12वीं सेंचुरी एडी में। अगर हम बात करें आज के जो एरियाज आपके बिहार झारखंड के जो एरियाज हैं, किसी जमाने में वहां पे एक ट्राइब हुआ करता था, एक कबीला हुआ करता था जिसका नाम था चेरो ट्राइब। तो राजा मान सिंह जो कि अकबर की आर्मी के बड़े फेमस जनरल हुए हैं, बड़े फेमस लीडर हुए हैं, उन्होंने चेरो ट्राइब को डिफीट किया था 1591 के अंदर, और उनसे बहुत सारा सामान भी लूटा था भाई, ठीक है। तो राजा मान सिंह ने, जो कि अकबर की आर्मी के एक बड़े इंपॉर्टेंट जनरल थे, तो चेरो ट्राइब को इन्होंने डिफीट किया था लड़ करके 1591 में, और बहुत सारा सामान वगैरह, इनका धन दौलत वगैरह लूट लिया था चेरो ट्राइब्स का। हालांकि पूरी तरीके से चेरोज की पावर को ये सबड्यू नहीं कर पाए थे, दबा नहीं पाए थे, राइट। औरंगजेब के अंदर बच्चों जो मुगल फोर्सेस थी, उन्होंने बहुत सारे चेरों के जो किले थे, फोर्ट्रेसेस मतलब किले थे, उनको कैप्चर किया था, एंड उनकी पावर को बच्चे काफी कम कर दिया था। मुंडा और संथाल जो हैं ये अनदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कि आपके ओडिशा और बंगाल में मिलते हैं।
संथालों ने भी बड़ी रेबिलियन की थी, बड़ा रिवोल्ट किया था बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उससे पहले भी बहुत सारे राजाओं के अगेंस्ट अपने अधिकारों को सेफगार्ड करने के लिए। तो मुंडा ट्राइब और संथाली ट्राइब भी बच्चे काफी फेमस है उड़ीसा और बंगाल के। चलिए कुछ और ट्राइब से मुलाकात की जाए उससे पहले बच्चे एक बार इस मैप पे नजर डालते हैं। बड़ा खूबसूरत सा नक्शा है, हालांकि नक्शा बच्चे इंडिया के आजाद होने से पहले का है, ठीक है। ट्राइबल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं हम ट्राइबल मैप से, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये नक्शा इंडिया के आजाद होने से पहले का है भाई। तो आप देख सकते हैं भाई, खोखर मिलेंगे आपको, या गाखड़ मिलेंगे, लंघास मिलेंगे, आर्गुन मिलेंगे, जाट हैं, भील हैं इधर, ठीक है। भील यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं, गोंडवाना ट्राइब्स हैं, गोंड्स हैं, ठीक है। फिर आपके कोरांग हैं, वेतार हैं, फिर यहाँ पे चेरो हैं, मुंडाल्स हैं, संथाली हैं, खासी हैं, अहोम्स हैं, नागा ट्राइब्स हैं। तो अलग अलग तरीके के ट्राइब्स बच्चे आपको यहाँ पे भारत के अंदर देखने को मिलते हैं इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज यहाँ पे इस जमाने में एज अ कंट्री, एज अ यूनाइटेड कंट्री भैया इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। ये एक जोग्राफिकल पोर्शन था जिसको आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से भी आते थे जो आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह के नाम से फेमस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों थोड़ी सी। महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटका के अंदर कोली, बेराड और बहुत सारे ऐसे बच्चे ट्राइब्स थे। कोली जो है आपको काफी सारे गुजरात के एरिया में भी देखने को मिलेंगे, तो महाराष्ट्र में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, कोलीज हो गए, बेराड़ हो गए। तो कोली ट्राइब आपको गुजरात के अंदर भी देखने को मिलता है। फर्दर अगर साउथ इंडिया की तरफ आप जाएंगे तो साउथ इंडिया में आपको कोराग, वेतार, मारवाड़, इस तरीके के बहुत सारे लोकल ट्राइब्स आपको मिलेंगे। तो ये वो लोकल कम्युनिटीज हैं जिसमें से ज्यादातर फॉरेस्ट डिपेंडेंट हैं, जंगलों के प्रोड्यूस पर डिपेंड करते हैं, कुछ खेती बाड़ी करते हैं थोड़े छोटे लेवल पे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। तो ये समाज के बनाए हुए क्लासेस से बिल्कुल अलग है, इनका समाज अलग है, इनके कम्युनिटीज अलग है, इनके रिलीजियस बिलीव्स भी काफी अलग है ना। तो इनके अपने तौर तरीके हैं जीने के। बच्चों इस अलग अलग नाम होते हैं काफी डिपेंडिंग अपॉन द लोकल लैंग्वेजेस, राइट। भील जाति के बारे में आपने काफी सुना होगा, तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में आपको भील समाज काफी देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से इनका आर्ट एंड कल्चर है। आज भी भील समाज हालांकि काफी एडवांस होने लगा है, मॉडर्नाइज होने लगा है, लेकिन फिर भी जो इनका ट्रू कल्चर है आपको कुछ इस तरीके से स्पेशल पेंटिंग्स के फॉर्म में देखने को मिलता है, जो अपने बॉडी वगैरह पे लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेट 16th सेंचुरी तक मैक्सिमम जो थे ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, कुछ तो इवन जमींदार भी बन गए जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, जो रेंट पे फार्मरों को, किसानों को जमीनें देते थे, राइट। बहुत सारे भील क्लैंस ऐसे हैं जो हंटर्स और गैदरर्स ही बने रहे। तो कुछ भील जाति के लोग, भील समाज के लोग कुछ सेटल हो गए, एग्रीकल्चर करने लगे, जमींदार बन गए। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी हंटिंग और गैदरिंग में थोड़ा ज्यादा भरोसा रखते थे, है ना। अगर गोंड ट्राइब्स की बात करें तो गोंड जो थे वो आपको आज के जो स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं, राइट। तो अगर आप गोंड ट्राइब्स की बात करते हैं तो गोंड्स आपको इन स्टेट्स के अंदर, इन रीजन्स के अंदर ज्यादातर देखने को मिलेंगे। दैट आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। जो नोमाडिक पेस्टोरलिस्ट थे, पेस्टोरलिस्ट वो लोग होते हैं जिनका मैक्सिमम ऑक्यूपेशन है, जो जानवर उनके पास हैं, जो एनिमल्स उनके पास हैं, उनसे जो भी प्रोड्यूस मिलता है उसको बेच करके अपना जीवन चलाना। नोमाडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो ये मैक्सिमम मिल्क और पेस्टोरल प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते थे। ये ऊल, घी वगैरह जो है मतलब लोकल फार्मर्स से एक्सचेंज करते थे, और एक्सचेंज में उनसे कपड़े, बर्तन, अनाज, ये सारा कुछ लेते थे ना। तो ये क्या करते थे कि उनको रिटर्न में ऊल देते थे, ऊल मतलब ऊन देते थे, घी वगैरह देते थे, दूध वगैरह देते थे, और उनसे रिटर्न में सारे प्रोडक्ट्स लेते थे। तो इस तरीके से भाई इनका जीवन एकदम मस्त चल रहा था। बंजारा, बंजारा कम्युनिटीज बच्चे आपने काफी देखा होगा, कभी कभार आप अगर राजस्थान, यूपी वाले एरियाज में आए तो आपको ये कई बार यूट्यूब के अंदर तो दिखता ही दिखता है कि विमेन ने इस तरीके के बैंगल्स पहने हुए, इस तरीके की ज्वेलरी पहनी हुई है, और बड़े कलरफुल कलरफुल से क्लोथ्स पहने हुए हैं। तो बंजारा कम्युनिटीज बड़ी फेमस है भाई, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नोमैड्स। इनका जो कारवान है, कारवान क्या, ये ग्रुप्स में मूव करते हैं, तो इनका जो कारवां है, जो कैरावान है, इसको हम टांडा भी कहते हैं बच्चों। तो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने बंजारास को यूज किया था अनाज बेचने के लिए, अनाज पहुंचाने के लिए मार्केट तक। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इनको ड्यूटी दी जाती थी कि भैया मार्केट तक जो है आप लोग अनाज लेके जाइए। इनफैक्ट एम्परर जहांगीर ने अपनी बुक्स में लिखा है कि बंजारा जो थे अपने बैलगाड़ियों पे, बुलक्स यहाँ पे बैल के ऊपर बैलगाड़ी नहीं होती इसमें मस्त सामान लेके जाते हैं, बंजाराज अपनी बैलगाड़ियों पे अलग अलग एरियाज में जाकर के भाई अनाज बेचा करते थे, शहरों में जाकर के अनाज बेचा करते थे।
साथ ही साथ बच्चे कई बार ये लोग बर्तन वगैरह बनाने का भी काम करते हैं। तो दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। द लार्ज आर्मी देयर कुड बी लाइक 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन्स। मतलब जब मुगलों की सेनाएं जाती थी युद्ध के लिए लड़ने के लिए, तो उनके साथ भी बंजारा जो थे काफी सारा अनाज लेके जाते थे उनके खाने पीने के लिए। तो करीब अगर मान के चलिए 1 लाख ऐसी बैलगाड़ियां भी चलती थी कई बार जब मुगल आर्मी सेना जो थी लड़ने के लिए जाती थी। कैन इमेजिन इनका इंपॉर्टेंस कितना इमेंस था भाई हिस्ट्री के अंदर। बहुत सारे पैस्टोरल ट्राइब्स ऐसे भी हैं जो कि कैटल, हॉर्सेस, इस तरीके के सामान को भी बेचते हैं अमीर लोगों को, राइट। एंड कुछ कास्ट ऐसी भी थी जो भाई गांव से गांव जाकर के छोटे मोटे सामान बेचते थे, रेडी पटरी वगैरह लगाते हैं। आपके आसपास स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, आपके घर के आसपास कई बार कबाड़ वाले भैया आते, कबाड़ बेच डालो, गद्दी पेपर वाले हो, है कि नहीं, ऐसे करके कबाड़ वाले भैया आते हैं ना। इस तरीके के पेडलर्स भी थे, मतलब जो गांव से गांव जाते थे और छोटे मोटे सामान बेचा करते थे, राइट। अब ये क्या क्या बेचते थे? रस्सियां बेचते थे, स्ट्रॉ के मैट्स बना के, मतलब वो जो मैट्स बनते हैं आपने देखा होगा, जूट या फिर रस्सी से बना हुआ मैट होता है ना, जो पांवदान वगैरह होता है, उसको ये लोग बेचते थे, ठीक है। बोरियां वगैरह बेचते थे। कभी कभी जो बच्चे देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स आल्सो। एंटरटेनर्स कभी आपने देखा होगा बच्चे, नट वगैरह देखे होंगे। क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा गंदी ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे पोल्स पे लगा करके यहाँ पे ये लोग करतब दिखा रहे होते हैं, एक पर्सन होता है जिम्नास्ट कर रहा होता है। तो इस तरीके की भी जो ट्राइबल्स हैं, ये काफी ये लोग खेल तमाशा दिखा के भी अपना काम चलाते थे, पैसे वैसे कमा करके जीवन चलाते थे भाई, है ना। चलिए, तो जैसे जैसे भाई सोसाइटी का, समाज का नीड्स ग्रो करना स्टार्ट हुआ, इनके डिमांड्स ग्रो करने स्टार्ट हुए, इकोनॉमी बेहतर होना स्टार्ट हुआ, है ना, तो जो नए नए स्किल्स थे, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, तो छोटी छोटी कास्ट इमर्ज होने लगी। अब क्या हुआ कि ये जो ट्राइब्स थे इनके अंदर जातियां आनी शुरू। जाति मतलब आप किसी चीज में स्पेसिफिक, जैसे लोहार जाति है, लोहार जाति का मतलब है वो सेगमेंट ऑफ पीपल जो कि लोहे की चीजें बनाने में बहुत माहिर हैं, है ना, लोहे की चीजें बनाने में बहुत माहिर हैं, लोहे की चीजें बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो वो हो गई आपकी लोहार जाति। अब ब्राह्मणों के अंदर भी भाई कई सारी नई कास्ट आनी स्टार्ट हो गई, तब कास्ट के अंदर कास्ट बननी शुरू हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्षत्रिय समाज है, तो क्षत्रियों के अंदर भी बहुत सारी सब कास्ट आने लगी। इन सब कास्ट को या सब डिविजन्स को आप कहते थे जाति। क्या कहते थे बच्चों? जाति, राइट। ऑन अदर हैंड बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे दैट वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड इनको जातियों का स्टेटस दे दिया गया। जैसे स्पेशल सामान बनाने वाले लोग, जैसे स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर हो गए, मेसन्स, मेसन्स मतलब मजदूर हो गए, तो इनको अलग अलग जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को याद नहीं आ रहा, एक जाति होती है विश्वकर्मा करके जाति, विश्वकर्मा भगवान हालांकि आर्किटेक्ट माने जाते हैं, है ना, हिंदू रिलीजन के अंदर इज कॉल्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स। तो अलग अलग जातियां हैं, वही मैंने कहा ना कि अपने स्किल के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, जातियां ये सब डिविजन्स बनाने स्टार्ट कर दी। जैसे बहुत सारे सब डिविजन्स बने बच्चों। तो जातिज rather than the word became the basis of organizing society। तो पहले 4 मेजर वर्ण थे, हर एक को चाहे किसका का कैसा भी स्किल उठा के उस वर्ण में डाल दिया जाता था, डिपेंडिंग अपॉन किस में आप बॉर्न हो रहे हो। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वर्ण सिस्टम और नीचे लेवल पे जाने लगा यार, और वाइड होने लगा, और क्या हुआ कि भाई ये जाति में कन्वर्ट हो गया, कि जाति जो था अभी बेसिस बन गया सोसाइटी का, कि आप एक रिलीजन के होकर के, आप एक धर्म के होकर के, एक वर्ण के होकर भी अलग अलग जाति के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ब्राह्मणों के अंदर भी अलग अलग जातियां हो गई, ठीक है, क्षत्रियों के अंदर अलग अलग जातियां हो गई, वैश्य के अंदर अलग अलग जातियां हो गई। बच्चे इस तरीके से वैश्य में जैसे कायस्थ हो गए, और इस तरीके से बहुत सारी जातियां, सब डिविजन्स बनने स्टार्ट हो गए। आपका स्किल क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, उसके बेसिस पे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। राजपूत क्लैंस, जब राजपूत जो थे, जब इन्होंने अपने आप को एज रूलर्स स्थापित किया, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया इन्होंने बाकी ट्राइबल समाज के लिए। ग्रेजुअली ब्राह्मणों के सपोर्ट से बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो कि कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए, बट जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थे वही आगे चल के रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर पाए, जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था, जिनका पावर ज्यादा था, वही अपने आप को एज राजा स्टैब्लिश कर पाए। एक बहुत बड़ी मेजोरिटी थी दैट जॉइंड द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उन्होंने छोटी जातियों को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट अगर हम बात करें, अगर डोमिनेंट ट्राइब्स की बात करें, जो पावरफुल ट्राइब्स थे पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट के, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, मुस्लिम को अपना लिया, मुस्लिम कम्युनिटी को अपना लिया था, ठीक है। और ये कास्ट सिस्टम के सख्त खिलाफ थे।
कास्ट सिस्टम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत इनजस्टिस सर्व करता था, इनइक्वालिटी सर्व करता था, जिसके चलते भाई ये लोग कास्ट सिस्टम को डिस्कार्ड करते थे। और बहुत सारे ऐसे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो था भारत का, पंजाब एरिया का जो था, सिंध का जो एरिया था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, राइट। चलिए गोंड कम्युनिटी की बात करते हैं। यहाँ पे दो कम्युनिटीज को इन प्रॉपर डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। पहली गोंड है और दूसरी अहोम्स है। तो बच्चे गोंड कम्युनिटी की बात करते हैं तो गोंड एक बड़े से जंगल वाले एरिया में रहते थे, जिसको आप कहते हैं गोंडवाना, या फिर ऐसा देश जहां पे गोंड रहते हैं, कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है कि आपने मान लीजिए 6 महीने साल भर एक जमीन पे खेती बाड़ी की, वहां पे पहले जंगलों को जलाया, क्लियर किया, जो भाई जमीन प्रिपेयर की उस पर 1 साल खेती बाड़ी की, जब कर लिया तो किसी और जमीन पे मूव कर गए, ताकि वो जमीन पे तब तो खेती बाड़ी करने के लायक है नहीं, ना ही आपके पास कोई एक्सपेंसिव मटेरियल है कि उसमें इन्वेस्ट करें आप, तो आपने क्या किया, उस जमीन को छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए। तो कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, राइट। अभी जो बड़ी सी गोंड जाति थी, गोंड ट्राइब था, ये छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड था, जिसको आप क्लैंस कहते हैं। हर एक क्लैन का अपना एक राजा था, अपना एक चीफ था, जिसको आप राय भी बोलते हैं। तो बच्चों जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो रही थी, जब दिल्ली सल्तनत की पावर धीरे धीरे कम हो रही थी, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे गोंड किंगडम्स थे जिन्होंने स्मॉलर गोंड चीफ्स को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। यानी ऐसे जो गोंड ट्राइब था, काफी बड़ा ट्राइब था, वो छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइडेड था। तो दिल्ली सल्तनत का पावर कम होना शुरू हुआ, तो उसमें जो पावरफुल चीफ्स थे, जो पावरफुल सरदार थे, उन्होंने कम पावरफुल वालों पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, है ना। अकबरनामा, मतलब जो कि एकदम हिस्ट्री है अकबर के रूल की, वो गोंड किंगडम, मतलब गढ़कटंग का एक किंगडम था। गढ़कटंग गोंड समाज के अंदर एक छोटा सा एक क्लैन था गढ़कटंग करके। गढ़कटंग का जो राज्य था उसमें करीब 70,000 गांव आते थे, कैन यू इमेजिन। तो एरिया वाइज आप देखिए तो काफी बड़ा हो गया। तो उसके बारे में भाई अकबरनामा में लिखा गया है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था बच्चा इन सारे किंगडम्स का, वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज होता जा रहा था, प्रॉपर एक तरीके से कह सकते हैं हम, बड़े फॉर्मल होता जा रहा था। किंगडम को कई सारे गढ़ में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। मतलब ये आपका सेंट्रल किंगडम है, इस किंगडम को आपने क्या किया, काफी सारे गढ़ में डिसाइड कर दिया, काफी सारे गढ़ में डिसाइड कर दिया। और हर गढ़ को जो था एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन कंट्रोल करता था। अब इस गढ़ को और छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया 84 विलेजेस की, जिसको आप कहते हैं 84। हिंदी में 84 को 84 कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन गढ़ को फर्दर डिवाइड कर दिया 84 में, क्योंकि 84 विलेजेस का कॉम्बिनेशन था, ठीक है। और 84 को फर्दर डिवाइड कर दिया गया बारोत में। बारोत बनता था 12 विलेज को मिलाकर। तो इसको एक छोटा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझते हैं, देखिए कैसे होगा। किंगडम को हमने डिवाइड किया गढ़ में, गढ़ को डिवाइड किया 84 में। 84 में कितने गांव आ रहे हैं, 84 विलेज आ रहे हैं। और 84 को भी आपने डिवाइड कर दिया किसमें, बारोत में। और बारोत में कितने गांव आ रहे हैं, 12 गांव आ रहे हैं। भाई इस तरीके से हमारा गोंड किंगडम पूरी तरीके से डिवाइड होता था, प्रॉपर सेंट्रलाइज प्लानिंग है ना। जैसे भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से भाई हमने क्या किया है, प्रॉपर तरीके से समाज को, किंगडम को डिवाइड कर दिया, कहां पे, गोंड कम्युनिटी। लेट्स मूव फर्दर। जो लार्ज स्टेट्स थे बच्चे, जब वो बनना स्टार्ट हुए तो दे ऑल टुगेदर चेंज द डायनेमिक्स ऑफ गोंड सोसाइटी। तो इन्होंने गोंड सोसाइटी के पूरे नेचर को ही बदल दिया। तो बेसिकली अगर आप बात करो बच्चों, तो इक्वल सोसाइटी थी, तो धीरे धीरे अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड होने लगी। जो पावरफुल है, जो बड़ा है, वो दूसरे पे अधिकार जमाने का जरूर ट्राई करेगा। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, जो इक्वल समाज था अभी वो अनइक्वल होने लगा। ब्राह्मणों को बहुत बड़ी बड़ी जमीनें मिलने लगी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम गोंड राजास, और ब्राह्मण काफी इंफ्लुएंशियल बन गए। जो गोंड चीफ्स थे, अब वो अपने आप को राजपूत डिक्लेयर करने का ट्राई करते थे, ठीक है। राजपूत का मतलब क्या है भाई, राजा का पुत्र, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे ही भाई सिंपल सी बात है, हम जब बात करते हैं राजपूत की, राइट, तो लिटरल मीनिंग को इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे गोंड सरदार थे, गोंड समाज के चीफ्स थे, जो अपने आप को चाहते थे कि अब उनको राजपूत माना जाए, ठीक है, राजा माना जाए।
तो अगर हम बात करें अमन दास की, अमन दास जो थे वो गोंड राजा थे गढ़कटंग के। इन्होंने अपने आप ही अपना टाइटल अज्यूम कर लिया था खुद का, संग्राम शाह। खुद को ही इन्होंने अपने आप से टाइटल दे दिया, भैया हम संग्राम शाह के नाम से आने जाएंगे। इनके जो बेटे थे दलपत, इन्होंने रानी दुर्गावती से शादी की। रानी दुर्गावती जो थी वो सलबहान की बेटी थी। ठीक है, सलबहान कौन थे? चंदेल राजपूत राजा थे महोबा जिले के। महोबा के जो चंदेल राजपूत राजा थे वो थे सलबहान। सलबहान की जो बेटी थी दुर्गावती, उनसे किसने शादी की थी? दलपत ने। और दलपत कौन थे? अमन दास के बेटे, जो कि गढ़कटंग के गोंड राजा थे। ठीक है, अब क्या होता है भाई, यहाँ पे दलपत की जो है बहुत अर्ली मृत्यु हो जाती है, बहुत अर्ली डेथ हो जाती है, राइट, अनफॉर्चुनेटली। जो रानी दुर्गावती थी बड़ी केपेबल बच्चे, बहुत केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक सशक्त नारी थी, विमेन एम्पावरमेंट का आप कह सकते हैं बहुत जीता जागता सबूत थी, मजबूत थी और लोगों के सामने झुकने वाली नहीं थी। ठीक है, शी स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन वीर नारायण। ठीक है, तो दलपत जो इनके हस्बैंड थे, ये तो अर्ली डेथ हो गई, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि भैया राजा के बाद बेटे का ही अधिकार है राजगद्दी पे। बेटा तो अभी बहुत छोटा था, बेटा सिर्फ 5 साल का था मात्र, वीर नारायण जिसका नाम था। तो रानी दुर्गावती ने अपने बच्चे के बिहाफ पे रूल जो है करना स्टार्ट कर दिया। अब इनके रूल के अंडर जो किंगडम था भाई वो और बड़ा हो गया। 1565 के अंदर जब मुगलों ने आसफ खान की लीडरशिप में गढ़कटंग पे अटैक किया, तो भाई रानी दुर्गावती ने बड़ी बहादुरी से इसका सामना किया। रानी दुर्गावती ने बड़ी बहादुरी से मुगलों का सामना किया। तो मुगलों ने क्या किया भाई, आसफ खान को भेजा, अपने जनरल को भेजा कि जाइए गढ़कटंग पे हमला करके आइए। तो जब गढ़कटंग पे हमला हुआ तो रानी दुर्गावती डट के खड़ी रही, बोली आओ बेटा देख लेंगे तुमको अभी, है ना। हालांकि ये डिफीट हो गई भाई मुगल आर्मी के सामने, एंड इन्होंने सरेंडर करने से बेहतर मरना समझा। उन्होंने कहा, अरे मुझे मतलब रावण की मतलब वो बातें याद आती हैं। रावण को हालांकि हम बड़ा विलेनस मानते हैं, बट रावण की कुछ बातें बड़ी अमेजिंग है। रावण कहता है मृत्यु तो एक दिन आनी आनी है, वो इंसानी क्या जो हर दिन कायर की तरह जिए, वो इंसानी क्या जो हर दिन कायर की तरह जिए, और अगर लड़ते हुए युद्ध भूमि में, रणभूमि में आप शहीद हो जाते हो तो वो मृत्यु जीने से बेहतर है। तो रानी दुर्गावती के केस में बात बिल्कुल सच है, सामने सर झुकाने से बेहतर है सर कटा लेना। इन्होंने मरना प्रेफर किया सरेंडर करने से। इनका बेटा भी जो था बच्चे, वो भी लाइक ही आल्सो डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। तो एक तरीके से रानी दुर्गावती और उनका बच्चा, दोनों बच्चे, दोनों की डेथ हो गई थी। लेकिन उन्होंने मुगलों के आगे भाई घुटने नहीं टेके। एक अपने आप में जो है, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ब्रेवरी का, करेज का। गढ़कटंग बच्चे काफी रिच स्टेट था, बहुत सारी वेल्थ जो थी इसने कैसे कमाई थी भाई, बहुत सिंपल सी बात है, वाइल्ड एलिफेंट्स को बेच करके, है ना। तो गढ़कटंग का जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो काफी खूबसूरत थे, काफी बढ़िया थे। उन्होंने क्या किया, जो जंगली हाथी वगैरह था उनकी ट्रेडिंग की, मतलब और किंगडम्स को, हाथियों की तो काफी जरूरत पड़ती थी उस टाइम युद्ध वगैरह में, तो सेल आउट करके अच्छी खासी वेल्थ कमा ली थी। जब मुगल्स ने गोंड्स को डिफीट किया तो इन्होंने बहुत सारे हीरे जवारात, हाथी वगैरह जो थे वो कैप्चर कर लिया। लूटने का तो फितरत है, लूट लिया भाई। इनफैक्ट इन्होंने क्या किया कि ये जो गोंड समाज था, गोंड किंगडम था, इसको मुगल एम्पायर में एनेक्स कर लिया, मिला लिया, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा कुछ पार्ट था वो चंद्र शाह को दे दिया। चंद्र शाह कौन थे? वीर नारायण के एक अंकल थे, रिश्तेदार। तो डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंग, जो गोंड किंगडम्स थे वो कुछ समय तक भाई सरवाइव किए, हाउएवर काफी वीक हो गए थे। एंड जो बाकी बुंदेल समाज के, बुंदेल राजपूत मराठास थे, उनके अगेंस्ट भाई ये लड़ नहीं पाए। तो इस तरीके से गोंड समाज एक टाइम पे बहुत फ्लरिश किया, बहुत बड़ा बना, बहुत पावरफुल बना, लेकिन धीरे 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 ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। चलिए, तो ऐसे एक और खूबसूरत, एक और ब्यूटीफुल ट्राइब की कहानी की बात करते हैं। गोंड समाज की कहानी तो बड़ी अमेजिंग थी। ऐसे एक और मजेदार कहानी है हमारे पास अहोम समाज की। अहोम्स भी बच्चे जाने जाते हैं हिस्ट्री में अपने एक अमेजिंग इन्फ्लुएंस के लिए, एक अमेजिंग एक्सटेंसिव डेवलपमेंट के लिए। चलिए अहोम्स की बात करते हैं एक बार हम लोग। तो अहोम्स जो थे म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वाले साइड पे आए थे, ब्रह्मपुत्र वैली मतलब असम एंड सराउंडिंग एरियाज। ठीक है, इन्होंने एक नया स्टेट बनाया, पुराने पॉलिटिकल सिस्टम्स को सप्रेस करके। पुराने जमाने में जो लैंडलॉर्ड्स वहां यहाँ रहा करते थे, जमींदार रहा करते थे, उनको भूयांस कहते हैं। भूयांस को थोड़ा दबा के, उनकी पावर को कम करके इन्होंने एक नए स्टेट की समाज की स्थापना की। 16th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने कुटियास के जो किंगडम्स है, हालांकि पढ़ने में बड़ा फनी लग रहा है,
भूतियास बोल लेते हैं इनको हम, अदरवाइज ये बहुत ही बेकार लगेगा पढ़ने में। तो इनके किंगडम्स को अनेक्स कर लिया 1523 में, और कूच हाजो 1581 में कूच हाजो का जो किंगडम था उसको भी अपने भाई किंगडम के अंदर मिला लिया। और बहुत सारे ऐसे जो ट्राइब्स थे, छोटे छोटे ट्राइब्स थे, इनको डिफीट करते करते इन्होंने सबको एक जगह मिला लिया। और ये जो अहोम समाज था, इन्होंने बिग बड़ा सा स्टेट बिल्डअप किया बच्चों। एंड फॉर दिस इन्होंने फायर आर्म्स यूज किए थे। फायर आर्म्स मतलब ऐसे एम्यूनेशन जिसमें आग वगैरह का यूज किया जाए, वो भी भाई इन्होंने यूज किए थे 1530 तक। बाय 1660 इन्होंने अच्छे क्वालिटी का गन पाउडर भी डिजाइन कर लिया था। तो दे वर केपेबल ऑफ डिजाइनिंग गुड क्वालिटी गन पाउडर और तोप वगैरह। मतलब आप मान सकते हैं कि कितने एडवांस फाइटर्स थे, कितने एडवांस ट्राइब्स थे, राइट। अहोम स्टेट बच्चे फोर्स लेबर पे डिपेंड करता था। फोर्स लेबर मतलब जबरदस्ती जब आपको काम करवाया जाता है, आपका मन है नहीं लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग सरकार के लिए काम करते थे, स्ट्राइक के लिए काम करते थे, उनको कहा जाता था पाइक। क्या कहा जाता था बच्चों? पाइक। तो क्या किया जाता था, एक सेंसस लिया जाता था, पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती थी, और हर गांव को एक सर्टेन नंबर ऑफ पाइक्स भेजने पड़ते थे। यानी जितने गांव इनके कंट्रोल में आ रहे हैं उनको टर्न बाय टर्न सर्टेन नंबर ऑफ पाइक्स को भेजना पड़ता था, फोर्स लेबर को भेजना पड़ता था। तो बेसिकली जो हेविली पॉपुलेटेड एरियाज थे वहां से लोगों को लेस पॉपुलेटेड एरिया में शिफ्ट कर दिया जाता था। अहोम क्लैंस जो थे इस तरीके से बच्चे क्या होने लगे, धीरे धीरे ब्रेक होने लगे। पहले क्या थे कि एक सर्टेन जगह पे आपने एक पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखा है, अब एकदम से उस पॉपुलेशन को मैं चेंज करके कहीं और भेज दूं, भाई वो यूनिटी धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होगी। तो अगर 17वीं सेंचुरी की फर्स्ट हाफ की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। चलिए थोड़ी और बात करते हैं भाई। तो जो अडल्ट मेल्स थे बच्चे, वो आर्मी में सर्व करते थे वॉर के टाइम पे। अदर टाइम्स पे ये लोग डैम्स बनाते थे, इरिगेशन सिस्टम्स पे काम करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह एक्टिविटीज में अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। अहोम्स ने बच्चे राइस कल्टीवेशन, चावल की खेती के नए नए मेथड्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। तो एक बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है। इसके अलावा बच्चे अहोम सोसाइटी में जो थी वो क्लैंस में डिवाइडेड थी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिसको इनकी भाषा में खेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? खेल्स कहते हैं, राइट। तो देवर वेरी फ्यू कास्ट आर्टिसंस, यानी जो सामान वगैरह बनाते हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, आयरन स्मिथ हो गया, सोने का सामान बनाना हो गया, जिसको हम आर्टिसंस कहते हैं। तो आर्टिसंस का नंबर तो थोड़ा कम था, ठीक है। एंड बेसिकली जो आर्टिसंस थे अहोम समाज में वो आसपास के किंगडम से ही आते थे। एक खेल जो था, यानी एक क्लैन जो है काफी सारे विलेजेस को कंपोज करता था। तो फार्मर था, उसको भाई जो जमीन थी वो अपनी विलेज कम्युनिटी दी जाती थी, और इवन राजा को भी अधिकार नहीं था कि बिना कम्युनिटी के परमिशन के उस फार्मर से, उस किसान से वो जमीन को छीन पाए। साथ में भैया लोग आराम से म्यूचुअली रहते थे। ओरिजिनली अगर हम बिलीव्स की बात करते हैं तो भैया अपने ट्राइबल गॉड्स को ये लोग पूजा करते थे, क्योंकि ट्राइबल समाज के भगवान थे, उन्हीं की पूजा वगैरह करते थे, इनके अपने भगवान थे। तो फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें 17वीं सेंचुरी की, यानी 1650 के आसपास की बात है, ठीक है। तो वहां पे जो ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस था वहां पे थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हुआ। मंदिर, ब्राह्मण, है ना, इनको बच्चे जमीनें जो थी कई बार गिफ्ट कर दी थी भाई हमारे राजाओं ने। तो खासकर अगर शिव सिंह का अगर हम रीजन माने हिंदुज्म के अंदर, बच्चों अगर देखें तो हिंदुज्म शिव सिंह के अंदर में, शिव सिंह भाई इनके जो राजा थे, उनके टाइम पे हिंदुज्म जो था बच्चे काफी प्रोमिनेंटली डोमिनेटिंग रिलीजन बनता गया धीरे धीरे अहोम समाज के अंदर। स्टार्टिंग में तो सबने सिर्फ ट्राइबल गॉड्स को मानते थे, लेकिन ग्रेजुअली इन्होंने क्या किया भाई, अपने बाकी जो समाज के लोग हैं, यानी जो ब्राह्मण का जब इन्फ्लुएंस बढ़ना स्टार्ट हुआ तो हिंदुज्म जो था वो काफी हद तक पॉपुलराइज होने लगा। बट अहोम्स ने अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज को बच्चे कंप्लीटली गिव अप नहीं किया, ठीक है, इवन आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुज्म। उनके ट्रेडिशनल बिलीफ थे, ट्रेडिशनल कल्चर्स थे, उनको इन्होंने बच्चे उतनी अच्छे से सहेज के रखा, उतने अच्छे से मेंटेन करके रखा। हालांकि अहोम सोसाइटी की अगर हम बात करें तो बच्चे सोसाइटी काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना। पोएट्स और स्कॉलर्स को भी, यानी जो पोएट्स कवि थे, जो पढ़ने लिखने वाले बढ़िया लोग थे, लर्नेड पीपल थे, उनको भी जमीनें दी जाती थी भाई गिफ्ट के अंदर, ठीक है। थिएटर, थिएटर समझते हो आप, प्ले करना, नाटक वगैरह करना, थिएटर होता है ना प्ले, तो उसको काफी इंकरेज किया जाता था यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं संस्कृत के, कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे लिटरेचर को लोकल भाषा में कन्वर्ट किया गया है। कुछ हिस्टोरिकल वर्क्स थे इनके, जिनको आप बुरांजीज के नाम से जानते हैं, इनको भी लिखा गया है अहोम भाषा में, और फिर उसके बाद आसामीज भाषा में। तो हिस्टोरिकल वर्क्स हम क्या बोलते हैं? बुरांजीज कहते हैं। हिस्टोरिकल किताबें हैं जो हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, उनको दो भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, अहोम भाषा में और आसामीज भाषा में। तो बच्चों इसके साथ हमने देखा कि भैया हमारे पास इतनी खूबसूरती से इस पूरे
समाज के बारे में हमने बात की, अहोम्स के बारे में बात की। अहोम्स एक एडवांस ट्राइब था जिनको वॉरफेयर के एडवांस टेक्निक्स पता थे, साथ ही साथ इन्होंने एक राइस कल्टीवेशन के नए टेक्निक्स को बनाया। हमने बात की बच्चों गोंड ट्राइब्स की, गोंड समाज एक समान टाइम पे बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। फिर हमने बात की यहाँ पे रानी दुर्गावती की। भैया रानी दुर्गावती अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है ब्रेवरी की, जिन्होंने कभी भी अंग्रेज आपके मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। इसी के साथ साथ बच्चे एक ऐसा ट्राइब भी है, मेरे पीछे आप देख भी पा रहे हो शायद इस ट्राइब को, एक ऐसा ट्राइब भी है जो अपने आप में बड़ा खतरनाक था, मंगोलियन ट्राइब, जो अपने आप में जाना जाता था अपने वॉरफेयर स्किल्स के लिए। वर्ल्ड में एक ये भी ऐसा ट्राइब था जो काफी ब्लूम कर रहा था। तो मेरे पीछे भैया तीर मत चलाओ, खड़ा हूं मैं यहाँ पे, क्या चल रहा है मतलब। चलिए तो जानते हैं भाई कि दुनिया में क्या चल रहा था। द बेस्ट नोन पास्टोरल एंड हंटर गैदर ट्राइब इन हिस्ट्री आर मंगोल्स। मंगोल्स जाने जाते हैं अपनी बहादुरी के लिए, अपने वॉरफेयर स्किल्स के लिए, अपनी चुस्ती के लिए, अपनी फुर्ती के लिए, राइट। तो ये सेंट्रल एशिया के जो ग्रासलैंड्स है वहां पे जनरली रहा करते थे। 1206 में जो जंगेज खान थे, जंगेज खान ने मंगोलियन को और टर्किश ट्राइब्स को यूनाइट करके एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनाया। 1227 में जब चंगेज खान की डेथ हुई तो ये काफी बड़े एम्पायर के मालिक थे, और मंगोल्स को मतलब काफी ऐसा माना जाता है भैया किसी को नहीं थे, चंगेज खान तो खासकर। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में मतलब आप मान लीजिए कि इनके राज में रशिया, ईस्टर्न यूरोप, चाइना के कुछ क्षेत्र और वेस्टर्न एशिया का काफी सारा पार्ट था। यू कैन इमेजिन कितना बड़ा राज्य रहा होगा मंगोल्स का, राइट। मंगोल्स के पास एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एंड ये बेसिकली बच्चे अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स को भी कंपोज करते थे। चंगेज खान की एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको। चंगेज खान का वॉरफेयर बैटल का एक टेक्टिक था, क्या था। चंगेज खान दौड़ाते थे अपने एनिमी को, खूब दौड़ाते थे, खूब दौड़ाते थे। एनिमी को लगता था चंगेज खान डर के भाग गया, नहीं, चंगेज खान डर के नहीं भागते थे। चंगेज खान उस पॉइंट तक दौड़ाते थे, घोड़े यूज करते थे क्योंकि घोड़े फास्ट होते हैं, पॉइंट तक दौड़ाते थे एनिमी को जब तक उसकी हालत एकदम खस्ता ना हो जाए, तब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। जब लगता था कि ये एग्जॉस्ट हो गया है तब वो पलट के तीर मारते थे एनिमी पे, एनिमी वहीं खत्म, राइट। तो ये इनकी टैक्टिक्स थी, बहुत फास्ट थे। स्पोर्ट्स में काफी बच्चे बिलीव करते थे, जावलिन थ्रो वगैरह में काफी बिलीव करते थे। ये लोग का जो वॉरफेयर करने का प्रैक्टिस का तरीका था ना, बड़ा मजेदार था। स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे लोग प्रैक्टिस मतलब अपनी किया करते थे वॉरफेयर स्किल्स की। भाई मंगोल्स की जो खतरनाक कहानी है इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल समय आ चुका है बच्चों आपसे आज के इस प्यारे प्यारे डिस्कशन से थोड़ा सा विदा लेने का, क्योंकि जाऊंगा नहीं तो एक और मजेदार कहानी के साथ लौटूंगा कैसे। आज की इस कहानी में बच्चों आपने क्या क्या सीखा है उसके 5 पॉइंट्स मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। आज की इस पूरी कहानी में आपके सबसे नोटेबल पॉइंट्स कौन से थे, सबसे ज्यादा मजेदार पॉइंट्स कौन से थे, आपको कौन से पार्ट में लगा कि हाँ यार इसमें दम तो है, ठीक है। तो ऐसे 5 पॉइंटर्स आप बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। मेरे को इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे और अमेजिंग आंसर्स का। मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे कौन बनेगा एक और खेलो वाले सेशन के अंदर। बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद PW। बाय।